कहते हैं ना, कमबख्त गए हाट, न मिली तराजू और न मिले बाट। फ्रांस ने दुनिया को चौंकाते हुए प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर। जानेंगे कैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बिलबिलाकर दौड़ा फ्रांस। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफ्रीका के लिए इस G20 मीटिंग में कर दिया है बड़ा काम। आज G20 के देश मानेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत अपनी अध्यक्षता में बहुत सारी चीजें बदल रहा है। दुनिया पहली बार अनुभव कर रही है कि यूरोपीय और पश्चिमी संस्कृति के अलावे भी दुनिया भर में कोई अलग संस्कृति है और कोई एक ऐसा देश है जो खुलकर बोल सकता है। स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं ये है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के इस मैप में आपको दिखेगा करीब करीब 55 देश हैं, छोटे बड़े देश जिन्हें मेंबर स्टेट कहा जाता है। इन्हें मिलाकर बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन। 2002 में अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई थी ताकि ये 55 देश एक प्रतिनिधि के तहत नेतृत्व कर सकें। कहीं जाना है तो ये यहाँ जा सके और वहाँ पर अपनी बात को रख सके संगठित तौर पर। आपको बता दें 2002 में इस अफ्रीकन यूनियन ने कई ऐसे ट्रीटी साइन किए जिसके तहत कहा गया कि हम दुनिया भर के मंचों में अपनी जगह पाना चाहते हैं। सबके बीच में भारत ने दुनिया भर के G20 के जो नेता हैं उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव रखकर ये कहा है कि G20 समिट होने वाली है दिल्ली में और इस दिल्ली G20 समिट में क्या हम अफ्रीका को भी शामिल नहीं कर सकते हैं। हम फुल मेंबर बनाना चाहते हैं अफ्रीका को। क्या ये संभव है? क्या G20 के बाकी देशों को ये मान्य होगा? वैसे आपको बता दें G20 में दुनिया भर की 85% GDP शामिल है। 75% तक दुनिया का व्यापार होता है। वो सारे देश G20 के मेंबर हैं। तो फिर अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं हो सकता है? G20 G21 क्यों नहीं हो सकता है? ये वो जगह है जो अभी तक अछूता रहा है। अगर हम G20 में अफ्रीकन देशों को शामिल करेंगे तो उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा भूभाग है जो अभी तक कई मंचों पर अछूता है। आपको बता दें भारत ने अफ्रीका को लेकर UNSC में भी यही बात कही थी कि UNSC में भी अभी तक अफ्रीका सदस्य नहीं है, जबकि 54 वोट इसके बनते हैं। इसको तो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। भारत अब वहां से G20 में भी इस बात को उठा रहा है और अब विकसित देशों के सामने ये चुनौती है कि वो हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं। वैसे आपको बता दें 18% क्रूड ऑयल अफ्रीका से खरीदने की परियोजना भी बना रहा है भारत, जिनमें नाइजीरिया, अंगोला, साउथ सूडान और इस महादेश से 20% कोयला भी खरीदने की बात चल रही है। खैर, ये तो एक सचमुच में बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि इतना बड़ा महादेश जिसमें 54-55 देश हैं और इनको अछूता रखा गया हो। वैसे भारत की बात को फ्रांस ने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल भारत जो कह रहा है वो सही कह रहा है। G20 में मिलना चाहिए अफ्रीका को भी जगह, जिसमें फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। खैर, जहाँ फ्रांस एक तरफ भारत का साथ दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर फ्रांस के तांडव शुरू हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें पाकिस्तानी होने की ऐसी सजा मिली है पाकिस्तानियों को जो सुनकर एक बार को दिल दहल जाएगा। पिछले दिनों ग्रीस में मध्य सागर पर एक नाव हादसा हुआ जिसमें हमने कहा कि करीब सैकड़ों यात्रियों के मारे जाने की आशंका है और सबसे ज्यादा संख्या है पाकिस्तानी नागरिकों की। और आपको बता दें एक अनुमान के मुताबिक नाव पर करीब 400 पाकिस्तानी सवार थे और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टि भी की गई। और हादसे में जिंदा बचे हैं 78 लोग। 78 लोगों में से सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं। नाव पर हालात इतने खराब थे कि उसके डूबने से पहले
ताजे पानी से बाहर निकलने के बाद 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद पीओके के 50 युवक लापता हैं। कहा जाता है कि ये सभी पीओके के कोटली इलाके के थे और दावा किया गया था कि वे 3 महीने पहले देश छोड़कर चले गए थे। पाकिस्तान इतना बेबस है कि ऑथोरिटीज मृतकों में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या और उसकी पहचान की भी पुष्टि नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नाव पर सवार लोग मानव तस्करी का शिकार हो गए हैं और हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोगों को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए मानव तस्करी वगैरह करते हैं। वैसे आपको बता दें, रिपोर्ट कहती है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को खतरनाक स्थितियों में नाव पर सवार किया गया था, उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को डेक के नीचे बैठने पर मजबूर किया गया था। नाव पर 400 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे और नाव के डेक पर राष्ट्रीयता के हिसाब से लोगों को बैठाया गया था। डेक के नीचे बैठने की वजह से डूबने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। डूबने से बचने की अधिक संभावना थी अगर ये ऊपर रहते तो। पाकिस्तानी नागरिकों को डेक के नीचे रखा गया। जब उन्होंने भागने की कोशिश की या फिर जब वो ताजे पानी की तलाश में आए तो चालक दल के सदस्य, कहा जा रहा है, उन्होंने साथ नहीं दिया। ये रिपोर्ट बताई जा रही है। अब अगर ये सच है तो ये सचमुच में पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े दुख की बात है। खैर, उनके देश की छवि ऐसा उनके नेताओं ने ही बनाया है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। पर अभी एक बम और फटना बाकी था और वो बम फटा है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले तो आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जब चार्ली हेब्दो का समर्थन किया था तो उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल काटे गए थे। पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को भी बाहर निकालने की बात कही गई थी। फ्रांस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो गए थे और ऐसे खराब हो गए थे कि पाकिस्तानी फ्रांसीसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल का बहिष्कार भी कर रहे थे। हालांकि जब से शहबाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएं और दोनों के बीच जो व्यापार है वो सब चले। यूरोपीय यूनियन में किसी तरीके का पंगा न कर दे, GSP प्लस में फ्रांस कुछ गड़बड़ न कर दे। लेकिन फ्रांस ने ऐसा लगता है अब शुरुआत कर दी है। हो क्या रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा एयर शो। इस एयर शो में पाकिस्तान अपने JF-17 विमानों को ले जाना चाह रहा था। ये एयर शो पेरिस के पास ले बोर्गेट एरोड्रम में 19 से 26 जून तक होने वाला है। कहा जा रहा है फ्रांसीसी अधिकारियों ने कथित तौर पर कई आधारों पर पाकिस्तान को अनुमति देने से इनकार कर दिया है और प्रतिबंध लगा दिया गया है। असर ये हुआ है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पेरिस जा रहा है मिलने के लिए 22 जून को कि आखिर ऐसा क्या है, हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, हम ठीक कर देंगे आपस के रिश्ते। खैर, ये तो होना ही था। धीरे धीरे सब अपने मंचों से पाकिस्तान को गायब कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।